हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग आए हैं एसएसटी का ऑब्जेक्टिव लेकर। और एसएसटी का मात्र 50 ऑब्जेक्टिव लेकर ही हम आए हैं, लेकिन ये 50 ऑब्जेक्टिव 2012 से लेकर 2024 तक का बीच में पूछा हुआ हर एक ऑब्जेक्टिव का निचोड़ है। मतलब यह कह सकते हैं दूध से निकला हुआ घी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके 2000 आने वाले 2025 के एग्जाम में निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, दोस्तों को शेयर करें और समझे और एग्जाम दें और अच्छा नंबर लाएं एसएसटी में भी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भारत के भविष्य, मेरे किस्मत सवारों, कोयला जब यूज होता है उसके बाद दोबारा निर्माण करना संभव नहीं होता है। इसका मतलब है कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन हो गया, क्योंकि जिस संसाधनों का हम यूज कर लेते हैं दोबारा वो नहीं बन सकता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दंगा। चूंकि इंसान द्वारा बनाया गया आपदा एक दंगा है, चूंकि ये दंगा इंसान ही करता है। सुनामी, बाढ़, भूकंप तो इंसान करता नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मृदा। क्योंकि काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्मरमैन होगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, स्थापना कब हुई थी। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों 1907 ईस्वी। टाटा एंड स्टील आयरन कंपनी की स्थापना 1907 में, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मेरे प्यारे भारत के भविष्यों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। जो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो 7 का आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गया। गया का प्रति व्यक्ति आय जो कमैनी है वो बहुत अधिक है बिहार के अन्य जिलों के अपेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, 8 में पूछ रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। मतलब चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने में मोटिवेट कौन किए थे, इंस्पिरेशन कौन दिए थे। तो हम बोलेंगे इसका आंसर डी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक आंदोलन था जिसके अंतर्गत महिलाएं पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाती थी, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। लेकिन इसके जो प्रणेता थे वो कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, क्या बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे 10 में क्या बोल रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड मेरे प्यारे बच्चों 1919 में हुआ था। मतलब 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों एक बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड अपने भारत का। अपने भारत के बहुत सारे भारतवासियों को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया गया था। कहा जाता है अमृतसर का वह जगह आज तक लाल है। आगे क्वेश्चन आ रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए वैश्वीकरण जो होता है उसका इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि पूरे देश का, अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप बोल सकते हैं वैश्वीकरण का अर्थ होता है
बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ना, उनके व्यापार के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके प्रचार के लिए, उनके संस्कृति के लिए। जब देशों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण करते हैं, कहते हैं। जिसके कितने अंग है? जिसके 4 अंग है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक या बैंकों का मालिक, बैंकों का कंट्रोलर, बैंकों को चलाने वाला को हम बोल सकते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्थापना हमारे भारत में कब हुआ था? 1935 को हुआ था। मतलब 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी आंसर सही हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखेंगे, कह रहा है चावल है। चावल कौन सी फसल है बच्चों? तो चावल मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे किस्मत छुआरो, खरीफ फसल है। जिन फसलों को हम लोग बरसात के मौसम में बोते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। और जिन फसलों को हम लोग ठंडी के मौसम में बोलते हैं, जो कि अभी चल रहा था, जो भी चल रहा है ठंडी, उस मौसम में बोलते हैं, उसको बोलते हैं रबी फसल। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, सब रबी फसल में आते हैं। लेकिन चावल क्या हो गया? एक खरीफ फसल मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन मेरा आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म सेम टू सेम कार्ल मार्क्स के जन्म की तरह जर्मनी में हुआ था। मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था और 1918 तक चला था। मतलब 4 साल प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर आरंभ का बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1914 में आरंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे किस्मत छारो, गिरमिटिया हम लोग अनुबंधित मजदूर कहते हैं, मतलब गुलाम वाले मजदूर कहते हैं। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 18 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो मेरे प्यारे लाल पीर हरियर, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली क्या थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए है चीनी, बी है सीमेंट, सी है अभ्रक। यहाँ भ होता है, अभ्रक होता है, अभ्रक नहीं। यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ होता है अभ्रक, भ होता है, ब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और डी है लोहा इस्पात। देखिए, उपभोक्ता उद्योग को अगर हम अभी शॉर्टकट समझाने का प्रयास करें तो ये समझिएगा, जिस चीज़ का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसमें एक ही खाने वाला है जो कि चीनी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? चीनी। इसका 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, चीनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का पूछ रहा है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो हम बोलेंगे तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1750 ईस्वी में हुआ था तिलका मांझी का जन्म। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे, तिलका मांझी का जन्म 1750 हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो मेरे प्यारे लाल पीढ़िया बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। किस पुस्तक की? बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, जो कि ईसाई धर्मों का धर्म ग्रंथ है। हमारा धर्म ग्रंथ कौन है? गीता है, महाभारत है। उस तरह ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन है? बाइबिल है, जिसका गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छपाई किया था। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन जितने भी क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन VBI है। क्या है? VBI है। चूंकि ये क्वेश्चन हम आपको शुरू में ही बोले, ये दूध नहीं है, ये दूध से निकाला गया घी है। घी है, क्या है? घी है। और आपको पता होगा, दूध अगर मिलता है 100 रुपये के जी, तो घी मिलता है 1000 रुपये के जी। बहुत निचोड़ने के बाद घी निर्माण होता है। सेम ये क्वेश्चन भले 50 है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों से निकाला गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बिहार बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। चलिए ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 22 नंबर। क्या पूछ रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो ये बचपन से पता होगा कि मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। अच्छा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, क्योंकि चीन का इंग्लिश यहाँ चाइना लिखा गया है, मिस्टेक है ये। तो चीन और चाइना दोनों बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इंग्लिश हिंदी है। तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पूछ रहा है, बिहार में वन क्षेत्रों का फैलाव कितना है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिहार में वन क्षेत्रों का फैलाव 17% है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगर एक्यूरेट देखा जाए तो बिहार में मेरे प्यारे बच्चों वन क्षेत्रों का फैलाव 16.67% है। लेकिन यहाँ पे 16.67% नहीं था, इसलिए हम 17% लगाए हैं। चूंकि दशमलव के बाद जब कभी भी 5 से बड़ा आता है, हम लोग उसको आगे बढ़ा के जानते हैं। चलिए, इसीलिए हम लोग 17% को गिने हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है, सुनामी कहाँ आती है? क्या बोल रहा है, सुनामी कहाँ आती है? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, सुनामी केवल समुद्र में आती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र मेरे प्यारे लालो जादूगोड़ा है, झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड में पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे, बिहार में कुल रेल की लंबाई कितनी है? तो देखिए, अभी तो रिसेंट बढ़ चुका है, क्योंकि बिहार में, खैर पूरे भारत में ही हर एक फील्ड में काम बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए बिहार में भी रेलवे की लंबाई बढ़ चुकी है। लेकिन जब हम लोग का बुक में जिस रूप से दिया गया, उस रूप के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5283 किलोमीटर बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5283 किलोमीटर। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो बचपन से आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है बच्चों, जब स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, वो बैंक जन्म कब लिया, तो हम बताए थे कि वो बैंक 1945 में जन्म लिया था। उसी बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो हम बोलेंगे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? सेम इसका आंसर होगा पुर्तगाली। चूंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ये क्वेश्चन दोबारा टाइपिंग हो चुका है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, RSS बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1925 में हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? किसने कहा मुद्रण मतलब पैसा ईश्वर की दी गई महानतम देन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे किस्मेश्वरों, मार्टिन लूथर ने ये बात कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। मतलब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन बच्चों आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा 34 का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर कि मनुष्य में जल होता है, जल कितना परसेंट मनुष्य में होता है? देखिए, इसका आंसर हर जगह अलग अलग मिलता है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर में 60% कुछ लेके चलते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर बच्चा शिशु है वो, उसके अंदर 70% भी जल हो सकता है। अगर वो वयस्क है या बुजुर्गावस्था में है तो उसके अंदर 50% भी जल हो सकता है। एक समान औसतन मनुष्य के अंदर 60% जल कहा जाता है कि होता है। चूँकि बच्चा में 70% भी और बड़ा होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद 50% 45% भी रह सकता है। इसीलिए एवरेज के रूप में हम लोग बोलेंगे कि मनुष्य में जल जो होता है वो कितना होता है? 60% होता है। मतलब कि 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, बिहार का शोक
है। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार में कोसी नदी के कारण हमेशा हर साल बाढ़ आते रहता है, खासकर उत्तर बिहार में जहाँ हम लोग का घर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? 37वां क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बीमारू राज्य मतलब ऐसा राज्य को बोलते हैं जो राज्य आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हो। इसके अंदर सभी हो जाएगा, सभी डी ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, बिहार भी है और उड़ीसा था, अब बीमारू राज्य में नहीं गिनती आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पहले के बुक से बनाया गया है, जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उस बुक में चेंजिंग नहीं किया गया होगा, इसीलिए उड़ीसा का ऑप्शन दिया था और सभी का ऑप्शन है, तो हम लोग सभी को टिक मारेंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा कि बिहार बीमारू राज्य में गिनाता है, मतलब बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, लेकिन उड़ीसा अब बीमारू राज्य नहीं है। हाँ, राजस्थान को हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं, राजस्थान को क्या कहते हैं? बीमारू राज्य कहते हैं। और छत्तीसगढ़ को भी हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। चलिए हम लोग बच्चों अभी इसका जो आंसर हम लोग डी मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? डी मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो हो जाएगा वो एंथ्रासाइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोयले का सबसे अच्छा जो प्रकार होता है जिससे हम लोग कह सकते हैं बिजली उत्पादन किया जाता है, जिससे बड़े बड़े चीज़ों को बनाया जाता है, गलाया जाता है, वो क्या होता है? वो एंथ्रासाइट होता है। इसके अंदर कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें जो ताप होता है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, धुआं बहुत कम मात्रा में होता है। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट क्या है? किस प्रकार का खनिज है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइराइट अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का, पाइराइट अधात्विक खनिज है, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का एक उदाहरण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है मेजिनी का संबंध किससे था? मेजिनी का संबंध किससे था? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे किस्में श्योरों मेजिनी का संबंध आप लोगों को पता होगा कार्बोनारी सदस्य था, संगठन से था। कार्बोनरी या नारी लिखा गया है, गलत है, कार्बोनरी संगठन था। मेजिनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी संगठन था। इसका मतलब 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने किया था बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। मतलब कि 42 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन क्या है? 1000 से अधिक कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटा गया है, घी के रूप में क्वेश्चन है। ये बिहार में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? भारत खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों भारत खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत लिख चुका है। हम लोग याद रखेंगे भारत खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप लोग याद रखिएगा भारत खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो चुका है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हम लोग याद रखना है 1919 में क्या हुआ था? भारत खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? किस काल में? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में? तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बोल रहा है कांवर झील स्थित है, किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील मेरे प्यारे बच्चों, कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। याद रखिएगा बच्चों कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। आगे दिया है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे अगर, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत विद्युत होता है। मतलब कि हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी से हो जाएगा। इनमें से सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे। तो मेरे प्यारे बच्चों टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर का शासक थे। मतलब 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हम बोलेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, जो कि बहुत बड़ी नियम है भारत के लिए। हमको जो सूचना चाहिए वो हम कोर्ट में जाके अपने सरकारी, सार्वजनिक या किसी भी चीज़ के बारे में सूचना ले सकते हैं। ये अधिकार हमें कब मिला था? 2005 में मिला था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बोल रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग से राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। राजगीर आप लोग एक बार विजिट कीजिएगा बच्चों। राजगीर एक बहुत अच्छा घूमने वाला जगह बिहार का है। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे होता है भारत की प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में अधिक है, हम ये बोल सकते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं, दिया है गया। अच्छा राज्य नहीं लिखे हैं चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में जिला भी है इसलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो हम बोलेंगे गोवा में। भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय अधिक कहाँ है? गोवा में। लेकिन हम बिहार का अगर बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? गया में है। अगर बिहार के 38 जिला के अनुसार प्रति व्यक्ति आय किसका अधिक है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो हम बोलेंगे कि बिहार के 38 जिला के अनुसार गया का जो है वो प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार के लिए गया, भारत के लिए गोवा। ग और ग दोनों में है, लेकिन याद रखेंगे भारत के लिए गोवा और बिहार के लिए गया। चलिए हमारा 50 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ठीक है बच्चों।